एपिसोड 11। आज मैंने अपने बदले का एक कदम बढ़ाया है। वो दूसरा इन्वेस्टर खड़ा होकर कहता है, देखिए मिस्टर राठौड़, अंडरवर्ल्ड के बादशाह अभी हमारे फेवर में है। आपको लगता है कि आप हमें धमकी दे सकते हैं? उसका ही ऑर्डर है। अगर आपने कोई और चालाकी की या फिर कोई साजिश की तो इंस्टीट्यूट के साथ साथ इस कंपनी को भी हाथ धो बैठोगे। अब सोचना आपको है, कंपनी चाहिए या फिर नहीं। विक्रम थोड़ी देर शांत हो जाता है और सोचता है, अगर इंस्टीट्यूट के लिए मैंने और कोई प्लान किया तो इंस्टीट्यूट के साथ साथ मेरी कंपनी भी चली जाएगी। अभी शांति से काम लेता हूँ। इंस्टीट्यूट जो दुगने दाम में खरीदने वाला है उसे दे देता हूँ, फिर बाद में जब सब ठीक हो जाएगा तब उसी आदमी से डरा धमकाकर अपने नाम करवा दूंगा। पर विक्रम को क्या पता था कि वो जिस आदमी को इंस्टीट्यूट बेचने वाला है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। विक्रम, ठीक है, मैं इंस्टीट्यूट उसके नाम करने के लिए तैयार हूँ, पर कंपनी का सीईओ में ही रहूंगा। वो दूसरा इन्वेस्टर, ठीक है, आज शाम को आपको इंस्टीट्यूट के पेपर मिल जाएंगे, उसमें साइन कर देना। फिर मीटिंग ओवर हो जाती है। वही विक्रम काफी गुस्से में था। अभी उसे कैसे भी करके सीईओ की पोस्ट संभालनी थी, वरना वो भी उसके हाथ से जा सकती थी। वही दूसरी और एक आदमी बड़े सी बिल्डिंग के एक आलिशान केबिन में अपने गिलास विंडो के पास खड़ा था। उसके एक हाथ में वाइन का ग्लास था तो दूसरा हाथ उसकी जेब में, जिसे देखकर वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था, पर उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। तभी उस आदमी को किसी का कॉल आता है। सामने से कॉल करने वाला आदमी कहता है, बॉस, काम हो गया है, आज शाम को इंस्टीट्यूट आपके नाम हो जाएगी। वो आदमी सिर्फ हम कहकर फोन रख देता है, फिर अपनी एरोगेंट आवाज में कहता है, तुमने क्या सोचा था विक्रम राठौड़ की तुम अभी इंस्टीट्यूट मेरे नाम करके बाद में मुझे ही धमकाकर मेरे से वो वापस ले लोगे? लगता है तुम अब कच्चे खिलाड़ी हो गए हो जो अभी तक मुझे समझ नहीं पाए। वही दूसरी और विक्रम मन ही मन कुछ सोच रहा था और उसने किसी को कॉल करके कुछ ऑर्डर्स दिए। वही कॉलेज में अभी लंच ब्रेक चल रहा था। अहाना कैंटीन के कोने में एक टेबल पर बैठी थी। तभी वहां श्रुति और रोहन आए। हमेशा की तरह दोनों किसी बात के लिए बहस कर रहे थे। अहाना दोनों को देख रही थी पर कुछ बोली नहीं। उसके दिल दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो किसी को बता नहीं पा रही थी, या ये कहे कि बताना नहीं चाहती थी। जब से आदि ने उसके साथ पूरी कॉलेज में ऐसा बिहेव किया था तब से उसे कॉलेज आने का मन नहीं कर रहा था, पर उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी थी, इसलिए वो सबको इग्नोर कर रही थी। वही श्रुति अहाना की बाजू वाली चेयर पर बैठकर कहती है, हे अहाना, तुम यूं खामोश क्यों बैठी हो? यार देखो, मैं सच में तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ, प्लीज यार मुझसे दोस्ती कर लो। मुझे तुम बहुत पसंद हो और तुम बहुत ज्यादा क्यूट भी हो। ये सुनकर अहाना के दिमाग में श्रुति की लास्ट लाइन घूमने लगी और उसके दिमाग में कुछ पुरानी याद ताजा हो गई, जिससे उसकी आंखों में उदासी छा गई। ये देखकर श्रुति अहाना का हाथ पकड़कर बहुत ही प्यार और नरमी से कहती है, हे ड्यूड, देखो मुझे तुम पूरी कॉलेज में काफी अच्छी लगी, बाकी लड़कियों के जैसी तुम नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। प्लीज एक मौका दो, अगर तुमने मना कर दिया तो मैं वापस कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी, प्रॉमिस। ये सुनकर फिर से अहाना पुरानी यादों में चली गई, क्योंकि श्रुति की बातें उसे किसी की याद दिलाती थी। अहाना ने श्रुति की और उदासी भरी आंखों से देखा, फिर कुछ सोचकर अपना सर हाँ में हिला दिया। एक पल के लिए तो श्रुति को यकीन नहीं हुआ कि क्या अहाना सच में उससे दोस्ती करने के लिए मान गई या फिर वो कोई सपना देख रही है। श्रुति एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, हमेशा दिल की सुनती और हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छे और बुरे लोगों के साथ बुरा बर्ताव करती थी। उसने पहली ही नजर में अहाना को पहचान लिया था, उसकी आंखों में छुपी उदासी को भांप लिया था, इसलिए वो उसके साथ रहना चाहती थी। उसे कॉलेज में पैसों का दिखावा करती यार फिर घमंडी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी और अहाना उन सब से बिल्कुल अलग थी, इसलिए वो उसको अपना दोस्त बनाना चाहती थी। श्रुति ने अहाना के दोनों हाथ पकड़ कहा, क्या तुम सच में मुझसे दोस्ती करोगी? अहाना ने धीरे से हाँ कहा। श्रुति बहुत खुश हो गई। उसने खुशी से अहाना को गले लगा लिया। अहाना ने भी उसे गले लगाया। वही रोहन तो हैरानी से दोनों को देखता ही रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अहाना ने श्रुति को अपना दोस्त बनाया। अहाना पूरी कॉलेज में सबसे सुंदर लड़की थी, लड़के की लाइन लगती थी, पर उसका खामोश रहना, किसी से बात न करना, सबको उसका बर्ताव काफी अजीब लगता था, इसलिए कोई उसके आसपास नहीं आता था और इसी का फायदा नियारिया और सनाया उठती थी। श्रुति से जब अहाना ने दोस्ती कर ली तो श्रुति की बकबक शुरू हो गई। वो अपनी फैमिली के बारे में, अपने दोस्त, अपने लंदन के बारे में सब बताने लगी, पर एक बार भी अहाना ने न मुस्कुराया और नहीं कुछ बोला, पर वो श्रुति की हर एक बात ध्यान से सुन रही थी। वही दूर बैठा आदि उसे देखकर काफी नॉर्मल लग रहा था। उसने दोनों के बीच की सारी बातें सुन ली थी। वो भी अकेला कैंटीन में बैठा हॉट कॉफी पी रहा था। वही आसपास की टेबल पर लड़कियां बस उसे घूरे ही जा रही थी, क्योंकि आदि कॉलेज की हर एक लड़की का क्रश था, पर वो उसे दूर से ही देख सकती थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे बात करे या फिर उसके रास्ते में भी आए। वही लंच ब्रेक ओवर होने ही वाला था कि रोहन श्रुति और अहाना के पास आया और कहा, यार गाइस, बहुत बड़ी न्यूज है, चलो नोटिस बोर्ड के पास जाते हैं। श्रुति बिना खड़े हुए ही कहा, बात क्या है? यही बोलना, देखो वहाँ ऑलरेडी काफी भीड़ हो गई है। रोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, हमारे कॉलेज के चेयरमैन विक्रम राठौड़ ने अनाउंस किया है कि कॉलेज के बेस्ट टॉप 10 स्टूडेंट्स को वो अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका देने वाले हैं और आज ही शाम के 4 बजे उसकी कंपनी में इंटरव्यू होने वाले हैं और जो भी टॉप 10 में आते हैं उनका नाम नोटिस बोर्ड पर लगा है।
श्रुति खुश होते हुए, वाह ये तो बहुत बड़ी न्यूज है यार, मतलब वीके इंडस्ट्रीज शहर की टॉप कंपनी है, उसमें काम करने का सपना सब देखते हैं। वही अहाना के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहन आगे कहता है, और भी मजे की बात यह है कि उस टॉप 10 स्टूडेंट में हमारी क्लास से 2 स्टूडेंट्स हैं, एक है हमारी अहाना और एक दूसरा आदि। ये सुनकर श्रुति हैरानी से मुंह फाड़े देखने लगी। श्रुति हैरानी से, क्या अहाना इतनी टैलेंटेड है? रोहन, हाँ, इन 6 महीनों में जितने भी टेस्ट हुए उसने अहाना 2 पर और आदि 1 सेंट पर आया है। श्रुति खुशी से अहाना को गले लगते हुए, वाओ यार तुझे कितना अच्छा मौका मिल रहा है, उस कंपनी में जॉब मिल जाए तो तुझे कभी पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी पड़ेगी। अहाना ये सुनकर कुछ गहरी सोच में पड़ गई। वही दूसरी और विक्रम अपनी केबिन में बेसब्री से किसी के कॉल का इंतजार कर रहा था। तभी केबिन की खामोशी को तोड़ते हुए उसके पर्सनल फोन की रिंग बजी। विक्रम ने बिना वक्त गवाए कॉल रिसीव किया। सामने से आ रही बातें सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान बिखर गई। उसने ओके कहकर कॉल कट किया और समर्थ को एक मैसेज भेजा। वही दूसरी और समर्थ अपनी अपनी केबिन में बड़े ही गौर से काम कर रहा था। अपने डेड का मैसेज देखकर उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था, काम हो गया है। ये मैसेज पढ़कर समर्थ के चेहरे पर गहरी मुस्कान बिखर गई। वही अभी तक इंस्टीट्यूट के पेपर्स नहीं आए थे और इस बीच विक्रम ने एक बहु बड़ा गेम खेल दिया था जिसका पता दूर बैठे उसके सबसे बड़े इन्वेस्टर को चल गया और उसने विक्रम जैसा कर रहा है वैसा करने दिया। विक्रम का यही प्लान था कि जब तक वो इंस्टीट्यूट उसके नाम न करे तब तक वो इंस्टीट्यूट में एक न्यूज फैलस दे कि वो अपनी कंपनी में स्टूडेंट को एक मौका दे रहा है आगे बढ़ने का। और उसके इस फैसले से किसी को गलत नहीं लगा क्योंकि इसमें अच्छे और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को मौका मिल सकता था जो आगे बढ़कर काफी ऊंची पोजीशन पर भी जा सकते थे। इसमें विक्रम को 2 फायदे हो रहे थे, वो क्या है वो आगे चलकर पता चलेगा। वही अहाना कॉलेज के बाद प्रिंसिपल के ऑफिस गई हुई थी क्योंकि प्रिंसिपल ने टॉप 10 स्टूडेंट्स को ऑफिस में बुलाया था। अहाना ये जॉब करना चाहती थी क्योंकि सिर्फ कैफे में जॉब करने से वो अपने खर्चे नहीं उठा सकती थी और वैसे भी वो बिजनेस करना चाहती थी, इसलिए जितना मौका मिल रहा है उसमें कुछ सीखना चाहती थी। उसके लिए ये सबसे अच्छा मौका था, आगे चलकर वो और भी अच्छी जॉब पा सकती थी। उसने डिसाइड किया था कि ये जॉब अगर उसे मिल जाए तो वो कैफे की जॉब भी छोड़ देगी या फिर रात को ही कैफे में काम करेगी। प्रिंसिपल ने सबको इंटरव्यू के बारे में बता दिया था और सबको वीआर इंडस्ट्रीज जाने को कहा था क्योंकि करीब 1.5 घंटे बाद सबका इंटरव्यू होना था। अहाना कॉलेज से बाहर आई और ऑटो या टैक्सी ढूंढने लगी, तभी उसके सामने एक बाइक रुकी। उस पर लड़के को देखा जिसने अपने चेहरे पर हेलमेट लगाया हुआ था। वो पहचान तो नहीं पाई, फिर जैसे ही आगे बढ़ने हुई उस लड़के ने हेलमेट हटाया और अहाना से कहा, मैं भी वीआर इंडस्ट्रीज जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ, ऐसे टैक्सी ढूंढती रही तो लेट हो जाओगी। अहाना ने सर ऊंचा करके देखा तो वो और कोई नहीं आदि था। आदि भी सिलेक्ट हुआ था इसलिए वो भी वही जा रहा था। आदि की बात सुनकर अहाना के मन में भी यही बात आई कि अगर वो लेट हो गई तो अपने हाथ आए इस मौके को भी वो गवा देगी, इसलिए कोई बहस किए बिना आदि के पीछे बैठ गई। उसने नॉर्मल बिहेव से आदि के चेहरे पर कभी न दिखने वाली एक हल्की मुस्कान आ गई और अगले पर चली भी गई। अहाना पीछे बैठ गई। आदि, ठीक से पकड़ना वरना कहीं ऐसा न हो जॉब के पहले ही दिन छुट्टी लेनी पड़े, उसने ऐसे कहते हुए अपने हाथ से अहाना के हाथ को अपनी कमर पर रख दिए। उसके ऐसे बर्ताव से अहाना सहम गई क्योंकि वो आज तक कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं गई जितनी वो आदि के करीब जाती है। वही आदि ने देखा कि अहाना किसी और ही ख्यालों में है तो उसे एक शरारत सूझी और उसने गाड़ी तेज चलाई और अचानक ही ब्रेक लगा दी जिसे अहाना आदि की पेड़ से चिपक गई। उसने कसकर आदि को पकड़ लिया। उसके ऐसा करते ही आदि को बहुत अच्छा लगा। उसे न जाने क्यों अहाना के साथ रहना अच्छा लगता था। उसने कभी अपने करीब किसी लड़की को नहीं आने दिया था सिवाय अहाना के, और अहाना बाकी लड़कियों से उसे काफी अलग भी लगती थी, इसलिए वो उसे अपने करीब आने देता था या फिर वो खुद उसके करीब जाने का मौका ढूंढता था। पूरे रास्ते दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला और करीब 40 मिनट के बाद दोनों वीआर इंडस्ट्रीज की बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़े थे। अहाना की आंखों में चमक थी। उसका सपना था कि शहर की बेस्ट कंपनी में उसे एक मौका मिले जॉब करने का। वही आदि जो अपने सामने वीआर इंडस्ट्रीज लिखा था उसे घूरते हुए नफरत और घिन भरी निगाहों से देख रहा था। उस नाम को पढ़कर उसकी हाथ की मुद्दियां बंद हो गई थी। आंखों में नफरत की आग दिख रही थी जो सालों से अपने दिल में दबाकर रखी थी सिर्फ इसी दिन के लिए। आदि मन में, आज मैंने अपने बदले का एक कदम बढ़ाया है और यहाँ से तभी जाऊंगा जब मेरा बदला पूरा होगा। उसकी आंखों में जुनून, नफरत, गुस्सा मिले जुले एक्सप्रेशन थे। आखिर क्या है आदि का मकसद जो वो वीआर इंडस्ट्रीज आया है और क्यों वो अहाना के करीब जा रहा है? क्या वजह से इन सब के पीछे? क्या ये सब आदि की सोची समझी साजिश है? एपिसोड 12, क्लोजनेस। आदि, ठीक से पकड़ना वरना कहीं ऐसा न हो जॉब के पहले ही दिन छुट्टी लेनी पड़े, उसने ऐसे कहते हुए अपने हाथ से अहाना के हाथ को अपनी कमर पर रख दिए। उसके ऐसे बर्ताव से अहाना सहम गई क्योंकि वो आज तक कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं गई जितनी वो आदि के करीब जाती है।
वही आदि ने देखा कि अहाना किसी और ही ख्यालों में है तो उसे एक शरारत सूझी और उसने गाड़ी तेज चलाई और अचानक ही ब्रेक लगा दी, जिसे अहाना आदि की पेड़ से चिपक गई। उसने कसकर आदि को पकड़ लिया। उसके ऐसा करते ही आदि को बहुत अच्छा लगा। उसे न जाने क्यों अहाना के साथ रहना अच्छा लगता था। उसने कभी अपने करीब किसी लड़की को नहीं आने दिया था सिवाय अहाना के, और अहाना बाकी लड़कियों से उसे काफी अलग भी लगती थी, इसलिए वो उसे अपने करीब आने देता था या फिर वो खुद उसके करीब जाने का मौका ढूंढता था। पूरे रास्ते दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला और करीब 40 मिनट के बाद दोनों वीआर इंडस्ट्रीज की बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़े थे। अहाना की आंखों में चमक थी। उसका सपना था कि शहर की बेस्ट कंपनी में उसे एक मौका मिले जॉब करने का। वही आदि जो अपने सामने वीआर इंडस्ट्रीज लिखा था उसे घूरते हुए नफरत और घिन भरी निगाहों से देख रहा था। उस नाम को पढ़कर उसकी हाथ की मुद्दियां बंद हो गई थी। आंखों में नफरत की आग दिख रही थी जो सालों से अपने दिल में दबाकर रखी थी सिर्फ इसी दिन के लिए। आदि मन में, आज मैंने अपने बदले का एक कदम बढ़ाया है और यहाँ से तभी जाऊंगा जब मेरा बदला पूरा होगा। उसकी आंखों में जुनून, नफरत, गुस्सा मिले जुले एक्सप्रेशन थे। दोनों में से कोई एक दूसरे से बात नहीं करता और ऐसे ही दोनों वेटिंग रूम में चले जाते हैं। वहाँ टोटल 10 स्टूडेंट्स थे जो सारे एआर इंस्टीट्यूट से आए हुए थे। कुछ लड़कियां थी तो कुछ लड़के थे। वही अहाना आदि से दूर एक बेंच पर बैठ जाती है। वही आदि के दिमाग में तो अभी कुछ और ही चल रहा था। वो उस एरिया को बड़े ही गौर से देख रहा था। अभी इंटरव्यू में थोड़ी देर थी। वही कुछ लड़कियां थी जिसको अहाना से बहुत जलन होती थी क्योंकि अहाना टैलेंटेड थी, साथ ही खूबसूरत भी। उस 3 लड़कियों के मन में सिर्फ यही चल रहा था कि अगर अहाना उन लोगों के साथ रही तो वो कभी इंटरव्यू पास नहीं कर पाएगी। वो उसके दूसरे क्लास की लड़की थी जिसका नाम सीमा, रूही और निशा। तीनों जलती आंखों से अहाना को देख रही थी। वही अहाना इंटरव्यू के लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रही थी। सीमा अपने आसपास बैठी रूही और निशा से कहती है, सुनो बेब्स, हमें कैसे भी करके इसे रास्ते से हटाना होगा वरना हम कभी हाई पोजीशन पर नहीं रह पाएंगे। सुना है जो भी ज्यादा रैंक से पास होगा वो सीईओ और वाइस सीईओ का असिस्टेंट बनेगा। और हमने देखा न उस दिन वो समर्थ आया हुआ था, कितना हैंडसम था। मैं तो बस उसकी असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। रूही, सही कहा तूने, कुछ सोचते है। वही अहाना टाइम देखती है तो थोड़ा वक्त था, इसलिए वो खड़ी होकर सीधे वॉशरूम की ओर चली जाती है। उसको जाता देखा आदि की नजर उस पर पड़ती है। तभी उसके जाने के ठीक बाद रूही, सीमा और निशा जाती है। आदि भेल ही कुछ न बोले पर उसकी बाज जैसी नजर हमेशा सब पर रहती थी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये तीनों जानबूझकर उसके पीछे जा रही है, क्योंकि आदि ने सीमा और उन तीनों की सारी बातें सुन ली थी और वो हमेशा देखता आया था कि सारी लड़कियां सिर्फ उसकी खूबसूरती और टैलेंटे की वजह से हमेशा जलती थी। थोड़ी देर आदि ने वेट किया। जब अहाना और वो तीनों नहीं आई तो वो खुद वॉशरूम की ओर जाने लगा। तभी रास्ते में उसे सीमा, रूही, निशा दिख गई पर अहाना नहीं दिखी। लेडीज वॉशरूम के बाहर आदि अहाना का वेट करने लगा पर वो बाहर नहीं आई। अभी इंटरव्यू का भी वक्त हो रहा था। फ्लैशबैक। जब अहाना वॉशरूम से बाहर आई तो उसे सीमा, रूही और निशा मिल गई। सीमा अहाना से, सुनो अहाना, हमारा इंटरव्यू टॉप फ्लोर पर होने वाला है, सब वहां चले गए हैं, तुम वहां नहीं थी इसलिए तुझे बता रही हो। अहाना सिर्फ हाँ में सर हिलाकर सीधे लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर जाने लगी। वही उसको जाते देखा सीमा डेविल स्माइल के साथ, देखना अब मजा आएगा, ये गवार अब इंटरव्यू नहीं दे पाएगी क्योंकि टॉप फ्लोर पर सीईओ और वाइस सीईओ का केबिन है। अगर किसी ने उसे वहां देख लिया तो बहुत ज्यादा इंसल्ट करके उसे कंपनी से ही बाहर निकला देगा, क्योंकि मैंने सुना ही वहां किसी को भी जाना मना है। फिर तीनों हंसते हुए वहां से निकल जाती है और रास्ते में आदि उसे मिलता है। प्रेजेंट। काफी वक्त हो गया पर अहाना बाहर नहीं आई। वही इंटरव्यूज शुरू हो गए थे। आदि उसे ढूंढने लगा, वो नहीं मिली। उसके पास अहाना का नंबर भी नहीं था। उसे काफी डर लग रहा था। वो अच्छे से जानता था अहाना के लिए ये जॉब कितनी जरूरी है। आखिर में वो वेटिंग रूम में आया। वहां सब बैठे थे सिवाय अहाना के। सीमा, रूही और निशा और कुछ के इंटरव्यूज हो गए थे। अब सिर्फ 4 स्टूडेंट्स बचे थे। अहाना को वहां न देखकर आदि बाहर जाने को ही हुआ कि तभी उस रूम में सामर्थ के साथ अहाना एंटर हुए। उन दोनों को देख आदि की भौहें जुड़ गई, साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो समझ बैठा कि अहाना समर्थ से मिलने गई थी पर ऐसा कुछ नहीं था। हुआ ये था कि जब अहाना टॉप फ्लोर पर पहुंची तो वहां सिर्फ उसे 2 बड़े केबिन दिखे। एक था विक्रम राठौड़ का जो अभी मीटिंग के लिए गए हुए थे और दूसरा था समर्थ का जो अभी अपनी केबिन में बैठे वेटिंग रूम का सीसीटीवी देख रहा था। वो अहाना को देखना चाहता था पर काफी देर हो गई, पर जब वो वहां पर नहीं आई तो वो खुद वेटिंग रूम की ओर जाने के लिए अपनी केबिन से निकला था कि सामने उसे अहाना दिख गई। अहाना को देखकर समर्थ की आंखों में चमक आ गई। वही अहाना सोच रही थी कि आखिर यहाँ कोई है, क्यों नहीं। वो जैसे ही जाने को मुड़ी तभी उसे जानी पहचानी आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो समर्थ वहां प्यारी मुस्कान के साथ बड़े ही हैंडसम लुक में खड़ा था। अहाना एक पल उसे देख डर गई, फिर उसे याद आया कि ये तो वाइस प्रेसिडेंट है। समर्थ, हेलो मिस अहाना, आप यहाँ क्या कर रही है। तभी अहाना को समझ आया कि सीमा और उसकी दोस्त ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया है, इसलिए वो समर्थ से कहती है, सॉरी सर, मुझे किसी ने कहा कि टॉप फ्लोर पर इंटरव्यू हो रहे हैं इसलिए मैं यहाँ चली आई, सॉरी सर।
वो जाने को मुड़ी ही थी, समर्थ उसे आगे आकर कहा, इट्स ओके अहाना, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, चलो मैं भी नीचे ही जा रहा था, साथ में चलते हैं, वैसे भी तुम्हें वेटिंग रूम मिलेगा भी नहीं, कंपनी में गुम जाओगी। अहाना ने कुछ नहीं कहा और वो चलने लगी। समर्थ उसे वेटिंग रूम में लेकर आया। फिर अहाना ने उसे थैंक यू कहा और बेंच पर बैठ गई। वही समर्थ एक नजर आदि को देखकर वहां से चला गया। फिर आदि का टर्न आया और आखिर में अहाना का टर्न आया। 30 मिनट के बाद अहाना इंटरव्यूज हॉल से बाहर आई तो वहां आदि उसका वेट किए हुए खड़ा था। उसे देखकर अहाना काफी कॉन्फ्यूज हो गई। वही आदि काफी सीरियस दिख रहा था, शायद उसके यहाँ रुकने की कई सारी वजह थी। अहाना उसे इग्नोर करके जाने को हुई थी, आदि उसके पास आकर खड़ा हो गया। अहाना अपनी भौहें जुड़कर कहा, क्या आदि, कैसा रहा इंटरव्यू? अहाना बिना उसे देखे चलते हुए सिर्फ इतना कहा, अच्छा रहा। वही वो बाहर निकल गई। आदि को उसका बर्ताव हमेशा अजीब लगता था, वही अहाना भी आदि के बारे में यही सोचती थी, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आदि को अचानक हुआ क्या है, वो क्यों बार बार उसके पीछे पड़ा है। आखिर में उसे रहा नहीं गया, वो आदि को बोलने ही वाली थी कि उसने आसपास देखा, वहां कंपनी के एम्प्लॉय काम कर रहे थे। अहाना आदि का हाथ पकड़कर पार्किंग एरिया में लेकर आई और आदि पर भड़कते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों बार बार मेरे पीछे चले आते हो? मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि मेरे करीब मत आओ, तो क्यों तुम्हें समझ नहीं आता? अहाना की ऐसी बात सुनकर आदि का रहा सहा सबर जवाब दे गया और तेजी से अहाना की कमरा पकड़कर अपनी सीने से चिपकाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर दांत खिंचते हुए कहा, माइंड योर टंग, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? आगे से कभी मेरे सामने इस तरह से बात की तो तुम्हारी जान ले लूंगा, और रहा तुम्हारे पीछे आने का सवाल, तो मेरी मर्जी में जो भी चाहूँ कर सकता हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। इतना कहकर वो उसे छोड़ देता है। ऐसे झटकने अहाना 2 कदम पीछे हो गई। वो भी गुस्से में आदि से कहती है, आगे से अपनी शकल मत दिखाना, वरना मैं भी वो करूंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आदि अहाना की बात से काफी इरिटेट हो गया था। उसने एक झटके में अहाना को करीब किया और उसके होठों के करीब जाने ही वाला था कि इतने में आदि का फोन रिंग हुआ। आदि सेंस में आया और अहाना को फिर से दूर झटक किया। एक पल में क्या से क्या हो गया, अहाना को कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी सब क्या हुआ। वो गुस्से से पैर पटक कर वहां से चली गई। वही आदि कॉल रखकर पीछे देखता है तो अहाना वहां से जा चुकी थी। आदि गुस्से से खुद से, ये लड़की कभी मेरी बात नहीं सुनती, इस बेवकूफ को पता भी नहीं कि कितने लोग इसे जान से मरने के लिए इसे ढूंढ रहे हैं, और ये है कि बेखौफ होकर घूम रही है। अगर मैं नहीं होता तो ये इस दुनिया से जा चुकी होती। और ये आदि गुस्से से दांत पिचते हुए किसी की कॉल करता है और कहता है, अगले 5 मिनट में मेरी कार लेकर आओ और अहाना की लोकेशन ट्रेस करो, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम कल का दिन नहीं देख पाओगे। आदि ने बिना सामने वाले की बात सुने कॉल कट कर दिया और तेजी से बाहर निकल गया। वही समर्थ अपनी केबिन में डेविल स्माइल के साथ बैठा अहाना की फोटो देख रहा था। समर्थ उसे देखते हुए, आखिरकार तुम अब मेरे पास आ ही गई, कल कहाँ जाओगी बचकर, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, और वो लड़का जो तुम्हारे आगे पीछे घूमता है उसके बारे में तो मैं पता लगाओ कर ही रहूंगा, क्योंकि वो जैसा दिखता है वो असल में है नहीं। पहले तुम्हें देख लूं मेरी जान, फिर उसकी बारी। आखिर क्यों आदि बार बार अहाना की पीछे पड़ा है? क्या मकसद है उसका? और क्या दोनों ऐसे ही झांकते रहेंगे कि कभी दोनों के बीच प्यार भी पनपेगा? सामर्थ क्या करने वाला है? कौन है जो अहाना की जान के पीछे पड़ा है? आखिरी अहाना के दिल में ऐसे कौन से राज दफन है जिसके लिए लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं और अहाना ऐसे बिना डरे बाहर घूम रही है? एपिसोड 13, अहाना हुई किडनैप। आदि गुस्से से खुद से, ये लड़की कभी मेरी बात नहीं सुनती, इस बेवकूफ को पता भी नहीं कि कितने लोग इसे जान से मरने के लिए इसे ढूंढ रहे हैं, और ये है कि बेखौफ होकर घूम रही है। अगर मैं नहीं होता तो ये इस दुनिया से जा चुकी होती। और ये आदि गुस्से से दांत पिचते हुए किसी की कॉल करता है और कहता है, अगले 5 मिनट में मेरी कार लेकर आओ और अहाना की लोकेशन ट्रेस करो, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम कल का दिन नहीं देख पाओगे। आदि ने बिना सामने वाले की बात सुने कॉल कट कर दिया और तेजी से बाहर निकल गया। वही समर्थ अपनी केबिन में डेविल स्माइल के साथ बैठा अहाना की फोटो देख रहा था। समर्थ उसे देखते हुए, आखिरकार तुम अब मेरे पास आ ही गई, कल कहाँ जाओगी बचकर, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, और वो लड़का जो तुम्हारे आगे पीछे घूमता है उसके बारे में तो मैं पता लगाओ कर ही रहूंगा, क्योंकि वो जैसा दिखता है वो असल में है नहीं। पहले तुम्हें देख लूं मेरी जान, फिर उसकी बारी। वही दूसरी और आदि पार्किंग एरिया से तेजी से दौड़कर बाहर आया, पर तब तक देर हो चुकी थी। अहाना कहीं ही नहीं दिखाई दी, जैसे वो अचानक वहां से गायब हो गई हो। आदि स्पीड से बाहर निकल जाता है। उसके हाथ में बाइक की चाबी थी। वो कंपनी से थोड़ी दूरी पर आ जाता है, तभी उसके सामने एक ब्लैक मर्सिडीज आकर खड़ी हो जाती है और तेजी से आगे वाली सीट से एक हैंडसम लड़का ब्लैक शूट में बाहर निकलकर पीछे का डोर खोल देता है। आदि बिना वक्त गवाए पीछे बैठ जाता है और गाड़ी तेजी से वहां से निकल जाती है। वही आगे बैठा लड़का आदि से कहता है, बॉस मैम की लोकेशन शहर के बाहर की दिख रही है। आदि गुस्से से उस पर भड़कते हुए कहता है, उसको ट्रेस करते रहो और गाड़ी तेज चलाओ, मुझे वो 5 मिनट में अपने सामने चाहिए, और गार्ड्स को बोल दो उसकी गाड़ी का पीछा करने को।
आगे बैठा आदमी पहले से ही आदि के गुस्से से कांप रहा था। वो डरते हुए कहता है, ओके बॉस। वही दूर अहाना काफे पर जाने के लिए टैक्सी में बैठी थी। कैफे कंपनी से काफी दूरी पर था, इसलिए उसे देर हो रही थी। वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसे आदि पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि आदि बार बार उसके करीब आ जाता था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो थोड़ी शांत जगह पर गुजारी ही थी कि वहां ढेर सारी कार्स आकर उसकी टैक्सी को घेर लेती है। ये देखकर अहाना काफी हैरान रह जाती है कि अचानक क्या हुआ। वही उन सारी कार्स में से ब्लैक कपड़े साथ ही ब्लैक मास्क से चेहरा ढके हुए काफी सारे गार्ड्स हाथ में गन लेकर अहाना की टैक्सी का पीछे का डोर ओपन करते हैं। वो गार्ड्स अहाना की और गन पॉइंट करते हुए कहता है, सीधे सीधे बाहर निकल वरना इस गन में जितनी भी गोलियां हैं वो सारी तेरे भेजे में उतार दूंगा। वो इतने सारे खतरनाक गार्ड्स को देखकर ड्राइवर तो पहले से ही काफी डर गया था, यहाँ तक कि अहाना भी बहुत डरी हुई थी। उसे अंदाजा हो रहा था कि ये किसके आदमी है, पर वो श्योर नहीं थी। वो उस गार्ड्स से कहती है, किसने भेजा है तुम लोगों को? वो गार्ड्स, ज्यादा बकबक नहीं समझी, मुझे तेरी जैसे बकबक मशीन से बहुत चिढ़ मचती है। अगर मेरे को गुस्सा आ गया तो तू जिंदा टैक्सी से नहीं निकल पाएगी, इसलिए मेरा भेजा खराब मत कर और सीधे सीधे मेरे साथ चल। अहाना फिर भी नहीं हटी तो गार्ड ने हवा में फायर किया, जिससे अहाना बहुत ही ज्यादा डर गई। वो टैक्सी से जैसे ही बाहर निकली, एक गार्ड ने उसको पीछे से ही क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल सुंघा दिया, जिससे अहाना वही बेहोश हो गई। वो गार्ड जो अहाना को धमकी दे रहे थे वो दूसरे गार्ड से कहता है, अच्छा किया तूने जो इसे बेहोश कर दिया, कैसे बकबक कर रही थी, ऐसे ही ले जाते तो पूरे रास्ते दिमाग खराब कर देती। फिर दो गार्ड्स ने अहाना को उठाया और उसे एक माफिया स्कॉर्पियो में पीछे लेटा दिया और सारी कार्स वहां से निकल गई। वही दूसरी और दो एनडी इन्वेस्टर के कहने के मुताबिक जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर था उसका असिस्टेंट एक बड़ी फाइल लेकर विक्रम के केबिन में बैठा था। उसके साथ दो इन्वेस्टर भी बैठा था। विक्रम इंस्टीट्यूट के पेपर्स देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ था, मन में न जाने ये इंस्टीट्यूट मेरे नाम करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और आज मेरे हाथ ऐसे बंधे हैं कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। विक्रम की हालत देखकर दो एनडी इन्वेस्टर मन ही मन हंस रहा था। विक्रम सारी डिटेल्स पढ़कर एक गहरी सांस लेकर उस प्रॉपर्टीज के पेपर्स पर साइन कर देता है। उसके साइन होते ही दो एनडी इन्वेस्टर उसके हाथ से फाइल लेकर कहता है, अब इंस्टीट्यूट से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे बड़े बॉस को जो करना है वो खुद करेंगे और याद रहे वो कोई मामूली आदमी नहीं है कि तुम उसे धमका सकोगे। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हें आगे चलकर काम आएगी। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विक्रम डेविल स्माइल के साथ कहता है, मुझे जो करना था मैंने पहले ही कर दिया है, अब देखो कैसी तुम्हारे बॉस तक पहुंचता हूँ। ऐसे ही शाम हो जाती है। आदि अपने फ्लैट में था और एकटक बस पेड़ की ओर देख रहा था, जहां दुनिया भर की मासूमियत लेकर एक प्यारी सी लड़की लेटी हुई थी। वो और कोई नहीं अहाना थी। अब अहाना यहाँ कैसे पहुंची वो तो सिर्फ आदि ही बता सकता है। आदि की आंखों में तेज गुस्सा था। वो मन में ही, मैंने तुम्हें मना किया था कि अकेले मत जाओ, फिर भी तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगर आज मैं नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या ही हो जाता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाता। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम अपनी मर्जी की करोगी और मैं करने दूंगा। तुम्हारी लाइफ सिर्फ मेरे हाथों में है। तुम्हें जीना है या मरना है वो भी मैं ही डिसाइड करूंगा। उसकी आंखों में जुनून पागलपन दिख रहा था। क्यों वो नहीं पता, वो तो आगे ही पता चलेगा कि आखिर अहाना और आदि के बीच में क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुंडे तो अहाना को उठा लेकर गए थे, तो फिर आदि के फ्लैट में अहाना क्या कर रही है। तो चलो चलते हैं फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक। जब अहाना को वो गुंडे बेहोश करके ले जा रहे थे तभी आदि के गार्ड्स की कार वहां आ गई और उन सबकी कार्स को घेर लिया। आदि के जो गार्ड्स थे वो बहुत हुई ज्यादा खतरनाक और वेल ट्रेड थे। उन गुंडों पर आदि के गार्ड्स बहुत भारी पड़े। अगले ही सेकंड में सबको मार दिया। वही आदि अपनी कार में बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखों में न जाने कितनी नफरत और आग भी जो सिर्फ उसके दिल में दफन थी। सब खत्म हो जाने के बाद आदि बाहर आया और अहाना की कार के पास गया और उसे गोद में उठाकर ऐसे ही अपने कार में आकर पीछे वाली सीट पर बैठ गया और कार्स आदि की फ्लैट के सामने आकर रुकी। आदि बाहर निकलने से पहले उस कार में आगे बैठे आदमी से कहता है, इस बारे में किसी को पता नहीं चलाना चाहिए वरना तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम भी जानते हो। और कोई इंपॉर्टेंट बात हो तभी मुझे कॉल करना, बाकी मुझे कॉल करने की हिम्मत मत करना। आगे बैठा आदमी, ओके बॉस आपको एक बात बतानी थी। आदि, हम। वो आदमी अपने कोट के पॉकेट में से एक कवर निकाल कर देता है और कहता है, ये आपके लिए भेजा गया है। आदि बिना कुछ कहे कवर लेकर वहां से निकल जाता है। अहाना को अपने फ्लैट में लाकर अपने बेड पर प्यार से सुलता है। फिर कपबोर्ड के पास जाकर वहां से एक इंजेक्शन लेकर आता है और अहाना को लगा देता है। अहाना के चेहरे पर बाल आ गए थे, उसे प्यार से कान के पीछे कर देता है। आदि उसके चेहरे को निहारते हुए कहता है, पता नहीं क्या है तुम में जो मुझे तुम्हारी और अट्रैक्ट करता है। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ, जबकि मेरी लाइफ में कभी कोई लड़की ही नहीं आई। फिर तुम कौन हो और क्या हो, क्यों तुम्हारे पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं। इतना कहकर वो सामने सोफे पर बैठ जाता है और तभी उसे उस कवर के बारे में याद आता है और वो अपनी जेब से वो कवर निकलता है और उसे खोलता है तो उसमें एक लेटर था।
उस लेटर को ही देखकर आदि समझ गया था कि किसका है, इसलिए उसका चेहरा सख्त हो गया, आंखें ठंडी पड़ गई। उसने मन मार कर लेटर पढ़ा। जैसे जैसे लेटर पढ़ा उसका गुस्सा 7वें आसमाना पर पहुंच गया और उस लेटर के टुकड़े टुकड़े करके कमरे में उड़ा दिए और गुस्से से कहा, आप कभी नहीं सुधरेंगे, अभी पता नहीं और कितना बाकी रह गया है, क्यों बार बार मेरे काम के बीच में आ रहे हैं। गुस्से से वो वहां से किचन में आ जाता है और तेजी से फ्रिज खोलकर उसमें से ठंडे पानी की बोतल निकलकर एक ही सांस में पी लेता है। फिर वो वापस कमरे में आता है और अहाना को देखकर उसका गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। उसका चेहरा अब बिल्कुल शांत हो गया था। प्रेजेंट रात के 8 बज रहे थे। आदि किचन में खाना बना रहा था। खाना बनाते वक्त भी वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही कमरे में अहाना को धीरे धीरे होश आ रहा था। एक पल वो अपनी आंखों खोलने की कोशिश करती है। काफी वक्त बाद उसकी आंखों खुलती है तो खुद को एक अनजान जगह पर पाती है। आसपास देखती है तो वहाँ एक मीडियम साइज का कमरा था और वहाँ हर एक चीज काफी एंटिक थी, साथ ही सलीके से रखी गई थी। वहाँ न तो कोई तस्वीर थी न ही कोई पेंटिंग। तभी उससे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो खड़ी होकर बाहर आकर देखती है तो आदि डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा था। आदि को ऐसे देखकर अहाना तो बस उसे देखे ही रही गई, क्योंकि आदि अभी सीरियस होकर काम करते हुए भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अहाना तो उसे प्यार से देखे ही जा रही थी। तब आदि को किसी की तपिश महसूस हुई तो उसने मुड़कर देखा तो अहाना उसे बिना पलकें झपकाए देख रही थी। उसको अपनी और ऐसे देखते हुए देखकर आदि के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है और फिर गायब भी हो जाती है। वो अहाना के पास आकर चुटकी बजाते हुए कहता है, कैसी है तुम्हारी तबीयत? आदि की आवाज से अहाना सेंस में आती है। वो आदि को अब गुस्से में देखते हुए कहती है, पहले मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ कैसे आई। फिर वो याद करती है कि कैसे कुछ गुंडे उसे उठाकर ले गए थे। अहाना, मैं वहां से बची कैसे? क्या तुमने 1 मिनट मुझे कुछ गुंडे उठाकर ले गए थे तो मैं यहाँ कैसे? अहाना भी काफी कॉन्फ्यूज थी कि वो यह कैसे पहुंची। आदि उसे रिलैक्स करते हुए कहता है, रिलैक्स, ज्यादा टेंशन मत लो, पहले फ्रेश हो जाओ, खाना रेडी है फिर बताता हो। अहाना अपने सेंस में थी ही नहीं। वो तो यही सोच रही थी कि आखिर वो उस गुंडे के चंगुल से बची कैसे और आदि के घर पर क्या कर रही है। वो ऐसे ही वॉशरूम में चली जाती है और फ्रेश होकर सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है, जहाँ पहले से ही आदि उसका वेट कर रहा था। अहाना अभी भी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। आदि बखूबी उसकी परेशानी समझ रहा था। उसने अहाना की प्लेट में खाना सर्व किया और उसे दे दिया और खुद का खाना सर्व किया। फिर अहाना को देखा जो वैसी ही बैठी हुई थी। आदि अहाना से ऐसे ही सोचने से पेट भरने का इरादा है। आदि की आवाज से अहाना सेंस में आती है। वो आदि को घूरते हुए कहती है, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, मैं उस गुंडों से बची कैसे? क्या आदि अहाना को सब सच बताएगा? आखिर आदि कौन है जिसके एक कॉल से उसका आसपास गार्ड्स आ गए और इतनी महंगी कार उसके लिए हाजिर हो गई? आखिर वो क्यों आया है अहन की कॉलेज में और वो क्यों बार बार अहाना के करीब जा रहा है? एपिसोड 14 आदि और कार्स आदि की फ्लैट के सामने आकर रुकी। आदि बाहर निकलने से पहले उस कार में आगे बैठे आदमी से कहता है, इस बारे में किसी को पता नहीं चलाना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम भी जानते हो, और कोई इम्पोर्टेंट बात हो तभी मुझे कॉल करना, बाकी मुझे कॉल करने की हिम्मत मत करना। आगे बैठा आदमी, ओके बॉस, आपको एक बात बतानी थी। आदि, हम। वो आदमी अपने कोट के पॉकेट में से एक कवर निकाल कर देता है और कहता है, ये आपके लिए भेजा गया है। आदि बिना कुछ कहे कवर लेकर वहां से निकल जाता है। अहाना को अपने फ्लैट में लाकर अपने बेड पर प्यार से सुलता है। फिर कपबोर्ड के पास जाकर वहां से एक इंजेक्शन लेकर आता है और अहाना को लगा देता है। अहाना के चेहरे पर बाल आ गए थे, उसे प्यार से कान के पीछे कर देता है। आदि उसके चेहरे को निहारते हुए कहता है, पता नहीं क्या है तुम में जो मुझे तुम्हारी और अट्रैक्ट करता है। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ, जबकि मेरी लाइफ में कभी कोई लड़की ही नहीं आई। फिर तुम कौन हो और क्या हो? क्यों तुम्हारे पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं? इतना कहकर वो सामने सोफे पर बैठ जाता है और तभी उसे उस कवर के बारे में याद आता है और वो अपनी जेब से वो कवर निकलता है और उसे खोलता है तो उसमें एक लेटर था। उस लेटर को ही देखकर आदि समझ गया था कि किसका है, इसलिए उसका चेहरा सख्त हो गया, आंखें ठंडी पड़ गई। उसने मन मार कर लेटर पढ़ा। जैसे जैसे लेटर पढ़ा उसका गुस्सा 7वें आसमाना पर पहुंच गया और उस लेटर के टुकड़े टुकड़े करके कमरे में उड़ा दिए और गुस्से से कहा, आप कभी नहीं सुधरेंगे, अभी पता नहीं और कितना बाकी रह गया है, क्यों बार बार मेरे काम के बीच में आ रहे हैं। गुस्से से वो वहां से किचन में आ जाता है और तेजी से फ्रिज खोलकर उसमें से ठंडे पानी की बोतल निकलकर एक ही सांस में पी लेता है। फिर वो वापस कमरे में आता है और अहाना को देखकर उसका गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। उसका चेहरा अब बिल्कुल शांत हो गया था। प्रेजेंट रात के 8 बज रहे थे। आदि किचन में खाना बना रहा था। खाना बनाते वक्त भी वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही कमरे में अहाना को धीरे धीरे होश आ रहा था। एक पल वो अपनी आंखों खोलने की कोशिश करती है। काफी वक्त बाद उसकी आंखों खुलती है तो खुद को एक अनजान जगह पर पाती है। आसपास देखती है तो वहाँ एक मीडियम साइज का कमरा था और वहाँ हर एक चीज काफी एंटिक थी, साथ ही सलीके से रखी गई थी।
वहां न तो कोई तस्वीर थी, नहीं कोई पेंटिंग। तभी उससे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो खड़ी होकर बाहर आकर देखती है तो आदि डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा था। आदि को ऐसे देखकर अहाना तो बस उसे देखे ही रही गई, क्योंकि आदि अभी सीरियस होकर काम करते हुए भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अहाना तो उसे प्यार से देखे ही जा रही थी। तब आदि को किसी की तपिश महसूस हुई तो उसने मुड़ कर देखा तो अहाना उसे बिना पलकें झपकाए देख रही थी। उसको अपनी और ऐसे देखते हुए देखकर आदि के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है और फिर गायब भी हो जाती है। वो अहाना के पास आकर चुटकी बजाते हुए कहता है, कैसी है तुम्हारी तबीयत? आदि की आवाज से अहाना सेंस में आती है। वो आदि को अब गुस्से में देखते हुए कहती है, पहले मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ कैसे आई। फिर वो याद करती है कि कैसे कुछ गुंडे उसे उठाकर ले गए थे। अहाना, मैं वहां से बची कैसे? क्या तुमने 1 मिनट मुझे कुछ गुंडे उठाकर ले गए थे तो मैं यहाँ कैसे? अहाना भी काफी कॉन्फ्यूज थी कि वो यह कैसे पहुंची। आदि उसे रिलैक्स करते हुए कहता है, रिलैक्स, ज्यादा टेंशन मत लो, पहले फ्रेश हो जाओ, खाना रेडी है फिर बताता हो। अहाना अपने सेंस में थी ही नहीं। वो तो यही सोच रही थी कि आखिर वो उस गुंडे के चंगुल से बची कैसे और आदि के घर पर क्या कर रही है। वो ऐसे ही वॉशरूम में चली जाती है और फ्रेश होकर सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है, जहाँ पहले से ही आदि उसका वेट कर रहा था। अहाना अभी भी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। आदि बखूबी उसकी परेशानी समझ रहा था। उसने अहाना की प्लेट में खाना सर्व किया और उसे दे दिया और खुद का खाना सर्व किया। फिर अहाना को देखा जो वैसी ही बैठी हुई थी। आदि अहाना से ऐसे ही सोचने से पेट भरने का इरादा है। आदि की आवाज से अहाना सेंस में आती है। वो आदि को घूरते हुए कहती है, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, मैं उस गुंडों से बची कैसे? आदि गहर सांस लेकर अहाना की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता था तुम कैफे जाओगी। जब तुम गुस्सा करके वहां से चली गई तो मुझे फिक्र हुई, मुझे तुमसे बात करनी थी, तुम वह नहीं दिखी तो मैं तुम्हें कैफे मिलने के लिए निकल गई। वही रास्ते में कुछ गुंडे तुम्हें उठाकर अपनी कार में बैठा रहे थे तो मैंने पुलिस को कॉल करके लोकेशन भेज दी और मैंने उन गाड़ी का पीछा किया। वो लोग अपनी जगह पर पहुंचते उससे अकेले ही पुलिस वहां पहुंच गई और तुम्हें बचा लिया। तुम बेहोश थी, ज्यादा तुम्हें कोई खरोच जैसा था नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया। क्योंकि तुम बेहोश थी, तुम्हारा कोई दोस्त कोई रिलेटिव नहीं, तो तुम्हारा ख्याल कौन रखता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। अब ज्यादा दिमाग मत चलाओ और खाना खाओ, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। ये सब बात आदि ने अहाना की आंखों में आंखें डालकर बताई थी, जिसको अहाना ने सच मान लिया और बिना कोई सवाल किए कहना खाने लगी। अहन का नॉर्मल बिहेवियर देखकर आदि खुद से ही, थैंक गॉड इसे शक नहीं हुआ। मैं अपनी रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकता, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। और ये लड़की, एक तो मुझ लड़कियों से डील करना भी नहीं आता, पर क्या बात है, अहाना से अब नॉर्मल लड़की को मैंने सहन कर दिया। एपिसोड 15, मुझसे दोस्ती करोगी? तुम्हारा ख्याल कौन रखता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। अब ज्यादा दिमाग मत चलाओ और खाना खाओ, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। ये सब बात आदि ने अहाना की आंखों में आंखें डालकर बताई थी, जिसको अहाना ने सच मान लिया और बिना कोई सवाल किए खाना खाने लगी। अहाना का नॉर्मल बिहेव देखकर आदि खुद से ही, थैंक गॉड इसे शक नहीं हुआ। मैं अपनी रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकता, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। और ये लड़की, एक तो मुझे लड़कियों से डील करना भी नहीं आता, पर क्या बात है, अहाना जैसी एबनॉर्मल लड़की को मैंने शांत कर दिया। आदि खुद को ही शाबाशी देने में था और अहाना खाना खाकर किचन में चली गई। आदि उसके पीछे बर्तन लेकर गया। उसने किचन में जाकर देखा तो अहाना डिश वॉश कर रही थी। आदि ठीक उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और कहा, ये रहने दो, मैं कर लूंगा, तुम्हें आराम करना चाहिए। अचानक आदि की आवाज से अहाना हड़बड़ा गई और सीधे पीछे मुड़ी तो वो आदि की चेस्ट से टकरा गई। अहाना अपना सर सहलाते हुए मन में, ये इसका शरीर है या अंबुजा सीमेंट की दीवार? आदि उससे थोड़े दूर जाकर बोला, नहीं ये मेरा शरीर ही है, कोई दीवार नहीं है, अब तुम जाओ। अहाना आंखें फाड़े आदि को देखने लगी। वो मन में, ये इंसान मन की बात भी जाना लेता है। आदि उसके पास आकर बोला, हाँ तुम मन में इतना जोर से बोलोगी तो सुन ही लूंगा। अब जा रही हो बाहर या मैं तुम्हें गोद में उठा कर ले जाऊं? अहाना हड़बड़ाते हुए, नहीं मैं जा रही हूँ। अहाना बाहर आ गई और गौर से आदि के घर को देखने लगी। उसे काफी अजीब लगा कि उसके घर में काफी कम चीजें हैं, पर जो भी चीजें रखी गई है वो काफी कीमती लग रही थी। वो मन में सोचने लगी कि आदि एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो इतनी महंगी चीजें उसने अफोर्ड कैसे की। आदि काफी अजीब इंसान है, जितना उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगी उतना कॉन्फ्यूज होती जाऊंगी। मुझे बस अभी अपने घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं इसे इतने अच्छे से जानती भी नहीं। वही आदि सब काम खत्म करके हॉल में आता है, वही अहाना अपने ख्यालों में ही गुम होकर खड़ी थी। आदि सोफे पर बैठते हुए बोला, क्या बात है, क्या सोच रही हो? अहाना, मुझे मेरे घर जाना है। वो सीधे अपने बैग लेकर बाहर निकलने लगी तो आदि ने उसे रोका, रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। अहाना चिढ़ते हुए बोली, क्यों, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे जाना है। आदि मन में, ओ गॉड, ये लड़की भी न कभी सीधे तरीके से बात मानती ही नहीं है। आदि खड़ा होकर उसके पास आया और बोला, पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दो, बैठो यहाँ।
अहाना काफी डर गई क्योंकि ये बात आदि ने बहुत ही सीरियस तरीके से की थी। एक तो वो हमेशा वो कोल्ड ऑरा में रहता है और उसके आसपास का माहौल भी हमेशा डरवाना लगता, कोई उसके करीब जाने के बारे में सोचता भी नहीं है। अहाना गले में आए पानी को गटकते हुए चुपचाप आदि के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। आदि काफी सीरियस तरीके से बैठा था, उसका चेहरा सख्त था और उसके बैठने की स्टाइल ही बता रही थी कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अहाना उसको देखते हुए मन में बोली, इसको देखकर कभी लगता ही नहीं कि ये कोई नॉर्मल इंसान है। उसका स्टाइल, उसका ऑरा काफी डरवाना है, साथ ही कोई बड़े घर का लगता है। आखिर ये चीज है क्या? आदि सीरियस होकर अहाना से पूछता है, तुम्हारे पीछे इतने सारे लोग क्यों पड़े हैं? उस दिन भी वो गुंडे तुम्हें ले जाने आए थे और आज भी वो गुंडे तुम्हें ले जाने के लिए आए। आखिर वो तुमसे चाहते क्या है? क्या तुम जानती हो वो किसके आदमी थे? आदि के इतने सारे सवालों से अहाना की आंखों में कुछ आकर गुजर गया। उसकी आंखों की जो चमक थी वो गायब हो गई। आदि उसके चेहरे को और आंखों को गौर से देख रहा था, उसके चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। अहाना का कोई जवाब न पाकर आदि फिर से बोला, देखो अहाना, मैं जानता हूँ सबकी लाइफ में कोई न कोई ऐसी बात जरूर होती है जिसके बारे में हम किसी को बता नहीं सकते। अगर तुम बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, पर इतना जरूर कहूंगा कि वो कोई आम आदमी नहीं है। तुम उन सब से भाग रही हो, इसका मतलब साफ है कि वो जरूर कुछ करना चाहते हैं, उसका जरूर कोई मकसद होगा। इसलिए मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि तुम थोड़ा ध्यान दो। मैं जानता हूँ कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। अहाना सिर्फ हम में जवाब देती है, उसके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे। आदि गहरी सांस लेकर कहता है, क्या कोई ऐसा है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे? देखो ऐसे अकेले रहोगी तो वो तुम्हें आसानी से उठा लेंगे। अहाना, नहीं मेरा कोई नहीं है। उसकी आंखों में खालीपन साफ दिख रहा था, उसकी आंखों में उदासी थी। आदि मन में, क्या मुझे इसे अकेले छोड़ना चाहिए? पर पता नहीं क्यों इसकी आंखें मुझे कुछ जानी पहचानी लगाती है, पर क्यों? आदि अपने ख्यालों से बाहर आकर कहता है, क्या मैं इस बात पूछूं? आज लाइफ में शायद आदि ने पहली बार किसी से रिक्वेस्ट की थी। अहाना, हम बोलो। आदि, क्या मेरी दोस्त बनोगी? देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम अच्छे से जानती हो मैं कभी किसी लड़की से बात भी नहीं करता। मुझे तुम अपने जैसी लगी, हम दोनों एक जैसे हैं, शायद हमारी मंजिल भी एक हो। अहाना दोस्ती वर्ड सुनकर काफी सोच में पड़ गई। वो आदि से कहती है, मैं कभी किसी से दोस्ती नहीं करती, उसकी भी वजह है। आदि, मैं वजह नहीं पूछूंगा, पर आज ही तुमने श्रुति से दोस्ती की, क्या तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी? अहाना गहरी सोच में पड़ गई। करीब 5 मिनट की शांति के बाद अहाना ने आदि से कहा, ठीक है मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। आदि को ये सुनकर न जाने क्यों दिल में सुकून मिला। आदि, ओके, तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। देखो तुम जहाँ रहती हो उसका पता उस गुंडों को लग गया है, इसलिए कोई अच्छी जगह ढूंढो अपने लिए। अगर तुम चाहो तो मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ। देखो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अहाना, ओके, तुम ढूंढो, मैं भी ढूंढती हूँ, पर मैं सिर्फ एक BHK ही अफोर्ड कर सकती हूँ। आदि, ओके नो प्रॉब्लम, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अहाना, ओके अब मैं चलती हूँ। आदि, रात काफी हो चुकी है, यही रुक जाओ, डोंट वरी, यहाँ 2 कमरे हैं, कल सुबह यहाँ से चली जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या अहाना अपनी सच्चाई आदि को कभी बताएगी? कौन है अहाना और क्यों वो गुंडे उसके पीछे पड़े हैं? आखिर आदि कौन है और उसके पास इतने सारे गार्ड्स कहाँ से आए? आदि के पास आया लेटर किसका था? आखिर आदि किस मकसद के लिए ऐसी जिंदगी जी रहा है? क्या अहाना को कभी आदि के बारे में पता चलेगा? क्या आदि अहाना को उसकी आने वाली मुसीबतों से बचाएगा?